नमस्कार दोस्तों, जनमत में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको रंगों के पर्व होली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सबके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रदर्शन को लेकर के समीक्षाएं शुरू की हैं। जो जीते हैं उन्होंने भी और जो हारे हैं उन्होंने भी। और देश की जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसे उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसके बाद उसके भविष्य को लेकर के उसके अंदर ही चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जैसी कि अपेक्षा थी, बीते कुछ महीनों से G23 नामक जो एक असंतुष्ट गुट है, जो पार्टी में संगठन के चुनाव की निरंतर मांग करते हुए इस बात के संकेत भी दे रहा है कि पार्टी को अब गांधी परिवार के आभा मंडल से बाहर निकल करके नए नेतृत्व का सृजन करना चाहिए और जिससे पार्टी में गतिशीलता है। इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में, जैसा कि अतीत में उसके बड़े नेता कहते भी रहे हैं कि गांधी परिवार एक बाइंडिंग फोर्स की तरह है और यदि उसके हाथ से नेतृत्व छीना जाता है तो पार्टी के बिखरने में देर नहीं लगेगी। किंतु अब ऐसा लगता है कि पुरानी पीढ़ी के वे नेता जो गांधी परिवार के अनन्य भक्त हुआ करते थे, या तो वे प्रभावहीन हो गए हैं या फिर उनका भी कुछ कुछ मोह भंग होने लगा है। हम G23 के नेताओं में कुछ नाम जो थे, उसमें सबसे जो प्रमुख नाम सुनाई देता है वो है गुलाम नबी आज़ाद, फिर कपिल सिब्बल, और ये बात बढ़ते 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 अब ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ गए, पृथ्वीराज चौहान भी आ गए, शशि थरूर भी आ गए, मणिशंकर अय्यर, विवेक तनखा, और भी इस तरह धीरे धीरे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। मुझे लगता है G23 से अब इसका नाम G30 G40 करना पड़ेगा जल्दी। बीते सप्ताह कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका जी, इन तीनों ने इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया जी पार्टी की कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव। किंतु मुझे लगता है, जहां तक मुझे जानकारी है, राहुल जी इस समय उस कार्य समिति के सदस्य मात्र हैं। किंतु उनके इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर करते हुए यह तय किया गया कि सोनिया जी ही कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष अभी फिलहाल बनी रहेंगी और जब तक जून जुलाई के महीने में जो संगठन के चुनाव प्रस्तावित हैं तब तक वे ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उस बैठक में गुलाम नबी आज़ाद भी गए थे, एक दो G23 के कुछ और नेता भी वहां गए थे। ऐसा लगा कि शायद कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो गया है, किंतु बीते 2-3 दिनों से इन असंतुष्ट नेताओं की गतिविधियां बहुत तेजी पकड़ गई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसे लेकर के अब जो कहासुनी थी अब वो सार्वजनिक होने लगी है। वसंत कपिल सिब्बल ने जब इस बात की मांग कर डाली कि पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार से लेकर के किसी अन्य ऊर्जावान व्यक्ति को दिया जाए, तो जवाब में ये आया कि कपिल सिब्बल एक बड़े वकील हो सकते हैं पर वो कोई नेता नहीं है और उन्होंने कभी पार्टी को एक गांव में मजबूत करने तक की कोशिश नहीं की। फिर धीरे से यह बात आई कि चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, जब इन लोगों को कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनाया जाता था तब इन्होंने कभी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात नहीं की। इनमें से अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जो बीते लंबे समय से राज्यसभा के मार्फत राष्ट्रीय राजनीति में बने हुए हैं। हालांकि कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जैसे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह,
पृथ्वीराज चौहान भी हैं, और भी अनेक ऐसे नेता हैं जिनका अपने राज्य में जनाधार रहा है। किंतु ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि इन सब के ऊपर गांधी परिवार की कृपा रही, और जैसी कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति है, वहाँ एक छोटे से ग्राम पंचायत के बारे में भी कोई निर्णय लेने के लिए 10 जनपद पर बात छोड़ दी जाती थी। अब चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जीत के 1000 बाप होते हैं और हार हमेशा अनाथ होती है। जब बिहार में कांग्रेस की बुरी दशा हुई, बिहार के बाद फिर बंगाल में तो सफाया ही हो गया, तब कपिल सिब्बल सहित कुछ नेताओं ने बात की थी कि हार का सिलसिला कब तक चलेगा, हमें इस पर विचार करना चाहिए। किंतु ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान, जिसे कहा जाता है अर्थात गांधी परिवार, उससे इस बारे में सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं की। और उसके बाद फिर पंजाब को लेकर के जो निर्णय हुआ, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य किया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान दी गई, उसे लेकर उस समय भी मनीष तिवारी जैसे अनेक नेताओं ने अपने ऐतराज व्यक्त किया था। किंतु अब तो सभी असंतुष्ट नेता खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब में जो निर्णय किया गया गांधी परिवार के द्वारा, प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी द्वारा, वो पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुआ। और ये उल्लेखनीय है कि G23 की जिन असंतुष्ट नेताओं की बैठक बीते 2 दिनों से गुलाम नबी आज़ाद के निवास पर हो रही है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी शरीक हैं। तो इन लोगों की मांग क्या है? इनकी एक सीधी सी मांग यह है कि पार्टी को तदर्थवाद, जो एडहॉकिज्म है, उसे निकाल करके और इस एहसास को दूर किया जाए कि पार्टी गांधी परिवार की बधुआ है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद नैतिकता के आधार पर कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग दी थी, और साथ में उनका एक बयान भी आप सबको याद होगा कि हमारे परिवार का कोई गांधी सरनेम वाला व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। उनके उस बयान का बड़ा स्वागत हुआ। लोगों को लगा कि जिस नई राजनीति को लेकर के राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया था, और उन्होंने कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक स्वरूप देने का बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया था, और उससे कांग्रेस में जो युवा पीढ़ी है उसे काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला। लेकिन धीरे धीरे वे भी उसी ढर्रे पर आ गए, और आज कांग्रेस की स्थिति यह है, उसके पास जो युवाओं की फौज है वो बिखरी हुई है। उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो हाल के वर्षों में पार्टी छोड़ गए, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी उपेक्षा के शिकार होकर कि कब पार्टी छोड़ दें ये कहना मुश्किल है। G23 में जो समूह है, G23 नामक, उसमें जो नेता शामिल हैं, उसमें कुछ को छोड़ करके बाकी ऐसे नहीं हैं जो पार्टी की डूबती नैया को पार लगा दें। किंतु वे जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पर पार्टी नेतृत्व को विचार करना चाहिए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ पंजाब में पार्टी की दुर्गति हुई। उत्तराखंड में तमाम अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो सत्ता पाने से चूक गई। गोवा में पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, किंतु वहां भी वो सत्ता पाने से वंचित रह गई। मणिपुर में भी पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा था, किंतु वहां भी वो सत्ता बदलने में असफल साबित हुई। अब यदि इसके बावजूद भी गांधी परिवार को यह लगता है कि उसे पार्टी के संगठन पर कब्जा बनाए रखना चाहिए, तो फिर G23 के नेताओं द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो चिंता व्यक्त की जा रही है वो अपने स्तर पर सही साबित होती है। कांग्रेस अपना नेता किसे माने, अपना अध्यक्ष किसे बनाए, अपने संगठन की बागडोर और कमान किसके हाथ में दे, ये उसका आंतरिक मामला है। किंतु अभी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने एक बात और कही है कि CWC की मीटिंग दोबारा बुलाई जाए
उसमें केवल उन्हीं सदस्यों को आमंत्रित किया जाए या बैठक में भाग लेने का अधिकार मिले जो उसके स्थायी सदस्य हैं। उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है कि बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य जिन्हें मताधिकार की सुविधा नहीं है उनको भी बैठक में बुला दिया जाता है और वो शोर शराबा करके जो बदलाव की मांग है उसको दबा देते हैं। आज दिन भर की जो घटना चक्र चला उसके बाद इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस विभाजन की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कांग्रेस नरेंद्र मोदी का मुकाबला 2024 के चुनाव में नहीं कर सकती, लिहाजा उसे तृणमूल कांग्रेस में विलीन हो जाना चाहिए। इस आशय की मांग और भी कई नेताओं ने की है, किंतु कांग्रेस के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, अब उसमें शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर तो क्रमशः केरल और तमिलनाडु से आते हैं। अब जो विद्रोहियों का जो समूह बढ़ता जा रहा है उसमें पूरे देश से नेता शामिल हो रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए, विशेष रूप से गांधी परिवार के लिए, ये सही समय है जब पार्टी में उठ रही इन बातों को बहुत गंभीरता से लें। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विभाजित हुई है, पर इस बारे में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि 1947 के बाद से कांग्रेस में जब भी कोई बड़ी टूटन हुई है या विभाजन हुआ है तो उसके पीछे नेहरू गांधी परिवार ही मुख्य कारण बना। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, UN ढेबर जैसे नेताओं को भी नेहरू जी के रहते पद त्यागना पड़ा। इंदिरा गांधी के उदय के बाद कांग्रेस 2 बार टूटी। जब सोनिया जी को पार्टी के अध्यक्ष बनाया जाना था तो सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस कार्यालय में जो कुछ भी हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। निश्चित रूप से गांधी परिवार कांग्रेस की एक बहुत बड़ी ताकत रहा है, लेकिन सिर्फ ये कहते रहने से कि इस परिवार ने बहुत बलिदान किए हैं, इसलिए पार्टी जो है उसको इसी परिवार के खूंटे से बंधा रहने दिया जाए। मैं तो 21वीं शताब्दी में जब हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है और जो नई पीढ़ी का मतदाता है वो राजनीतिक रूप से उतना प्रतिबद्ध नहीं है जितना पिछली पीढ़ी के नेता हुआ करते थे। ऐसे में कांग्रेस को इस परिवारवाद के शिकंजे से निकलना चाहिए। बीते मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सांसदों के नेताओं को टिकट न देने का पाप यदि किया है तो उसका दोषी मैं हूं। उनका संकेत श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी को लेकर के था, जिनके पुत्र ने लखनऊ की एक विधानसभा सीट से टिकट मांगा था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी और मतदान के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी में शरीक हो गए। हालांकि अनेक ऐसे नेता हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नोएडा से जीते हैं पंकज सिंह, किंतु प्रधानमंत्री ने यह संकेत देकर के 2024 और आगे के चुनाव के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ठीक है, प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी बात का विरोध करने का साहस किसी में नहीं है। एक जमाने में यही हैसियत गांधी परिवार की हुआ करती थी, किंतु समय बदल गया है। कांग्रेस अपने जन्म से लेकर आज सबसे दयनीय स्थिति में है। इतनी खराब हालत तो उसकी 1977 और 1989 में भी नहीं हुई। बीते 7 साल में वो राष्ट्रीय दल की
इस स्थिति से नीचे उतर करके अब इस हालत पर आ गई है कि उसे कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के पिछलुग्गू बनकर के काम करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी में एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है। रही बात G23 के नेताओं की, तो उसके अधिकतर चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर यह दोष मढ़ा जा सकता है कि गांधी परिवार को महिमा मंडित करने का जो अपराध है, जो कार्य है, उससे वे भी नहीं बच सकते। कल तक इनमें से अधिकतर नेता वही हैं जो सोनिया जी और राहुल जी के अभिनंदन पत्र पढ़ा करते थे, किंतु ये कहा जाता है कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो सूबे सिर उठाने लगते हैं। कांग्रेस की दशा आज वही दिख रही है। वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। विद्रोही नेता पार्टी में बने रहकर ही गांधी परिवार के नेतृत्व का विरोध करेंगे या वो अपना अलग रास्ता अपनाएंगे। इन सब सवालों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। किंतु एक बात अवश्य है कि कांग्रेस में बदलाव की हलचल तो चल रही है। यह किसी तूफान की आहट भी है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी 2023 में देश के 3 राज्यों में चुनाव होना है। इस वर्ष के अंत में गुजरात में चुनाव है, उसके बाद कर्नाटक में चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव के रूप में एक महासंग्राम होगा। G23 समूह के अनेक कांग्रेस नेता राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त की ओर है, तो निश्चित रूप से वे अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। किंतु ऐसे में यदि पार्टी के अंदर का ये विद्रोह नहीं रुका और इससे और बड़ा रूप ले लिया, तो फिर मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी करने के बजाय, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय कांग्रेस अपनी आंतरिक लड़ाई में ही उलझी रहेगी और तब ममता बनर्जी के बाद और भी कई पार्टियों को ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि कांग्रेस में अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं बची है, लिहाजा उसे इसके साथ, उसके साथ या हमारे साथ विलीन हो जाना चाहिए। गांधी परिवार इस बारे में क्या सोचता है ये कोई नहीं जानता। उसकी कार्यशैली बड़ी रहस्यमय हुआ करती है। पर एक बात जरूर है, सोनिया गांधी ने 2004 के पहले विपक्षी दलों का गठबंधन बड़ी सफलतापूर्वक बनाया। 2009 में भी उनके नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता मिली जुली बनी, किंतु जब से राहुल गांधी के का नेतृत्व पार्टी में शुरू हुआ, उसका पराभव होता जा रहा है। और एक आम धारणा राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस जनों के बीच में भी ये व्याप्त है कि वे राजनीति को लेकर के गंभीर नहीं है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस जन उनमें पार्टी का भविष्य देखते थे, वे ही आज उनको पूरी तरह से तिरस्कृत करने में जुटे हुए हैं। आने वाले कुछ दिन इस दृष्टि से कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और मुझे लगता है कि गांधी परिवार भी इस चुनौती से निपटने के लिए अपने मोहरे तैयार कर रहा होगा। लेकिन देश में जब एक मजबूत विपक्ष की जरूरत सभी महसूस करते हैं, तब देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के भीतर चल रहा यह महाभारत हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी खतरे का संकेत है, क्योंकि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा खोने के बाद राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस संसद के उच्च सदन में भी मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा खोने जा रही है। आज कांग्रेस को या गांधी परिवार को न केवल अपने लिए अपितु देश में संसदीय प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। एक परिवार से बंधी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी
ये बीते कुछ वर्षों में साबित हो चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस संकट की इस घड़ी में कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेगी जिससे कि उसका भी भविष्य सुरक्षित रहे और देश को एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको रंगों के पर्व होली के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, स्वस्थ रखिए और होली का त्यौहार मनाते समय सावधानी भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।